चैप्टर 21 कैसी फूल। यदि समुद्र चट्टान से ऊपर उठकर गांव को नष्ट कर देता और कैरोलिन की आबादी को बर्बाद कर देता, जबकि उसे अछूता छोड़ देता, तो लेमुआन उसी तरह खड़ी होती जैसे वह अब खड़ी है, अपरिहार्य और पूर्ण होने के सामने अविचल। उसकी दुनिया उसके चारों ओर खंडहर में पड़ी थी और विध्वंसक उसके सामने सो रहे थे। उसे मृत्यु का भय था और अलगाव का डर था, लेकिन उसने कभी इसका सपना भी नहीं देखा था, क्योंकि ताउरी उसके मन में हमेशा अकेला खड़ा था, जैसे सूरज आकाश में अकेला खड़ा होता है। पेड़ की टहनी के सामने एक भाला खड़ा था और जिस निर्दयी हाथ ने कार्लिन को मारा था, वह उसे पकड़कर कटवा के दिल में घुसा सकता था। लेकिन अगर समुद्र ने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया होता जैसा कि इस लड़की ने किया था, तो क्या वह समुद्र पर भाला फेंकती? ये काम हो चुका था, पूरा हो चुका था, पुराने समय का। उसकी स्त्री वृत्ति ने उसे यह बताया। ये सब कुछ उसके बिना किसी जानकारी के उस दुनिया में हुआ जहां से उसे भाग्य ने बाहर रखा था। दरवाजे से आगे बढ़ते हुए वह उनके पास से गुजरी, लगभग उनके पैरों को छूते हुए। उसके दाएं और बाएं ओर उछलता हुआ समुद्र और जगमगाता लैगून था। उसके सामने समुद्र तटों और चट्टानों की बड़ी सफ़ेद सड़क थी। वो इस सड़क के आगे पीछे हवा से उड़ते हुए पत्ते या बहते हुए खरपतवार से थोड़ी ज्यादा इच्छा के साथ चल रही थी, सिर्फ एक ही इच्छा के साथ, अकेले रहना। यह उन बड़े पेड़ों की ओर जाता था जहां डोंगी बनाने वाले काम कर रहे थे। यहाँ मूंगे के उस पार योमा द्वारा काटे गए तने पड़े थे, जो हवा को नई कटी हुई लकड़ी की खुशबू से भर रहे थे। एक को पहले ही आंशिक रूप से आकार दिया जा चुका था और खोखला कर दिया गया था, और उस पर एक पल के लिए आराम करते हुए लेमुआन ने अपनी आंखों से उसके वक्रों का अनुसरण किया, अपने हाथ से कुल्हाड़ी के निशानों को महसूस किया, काम के हर विवरण को देखा। इसे ऐसे देखा जैसे कि आउटरिगर लगा हुआ हो और पाल हवा में फैला हुआ हो। ये कभी समुद्र में ले जाएगा। चंद्रमा के नीचे लगातार गिरती हुई समुद्री लहरों की आवाज ने एक क्षण के लिए उसके मन को शांत कर दिया, जब तक कि पेड़, डोंगी, चट्टान और समुद्र सभी फीके होकर ध्वनि की दुनिया में विलीन नहीं हो गए। एक आवाज की दुनिया जिसमें से पीड़ित मूंगे की जय जयकार आ रही थी, और अंत में हवा से उड़ाए गए दक्षिणी समुद्र तट की तस्वीरें। दक्षिणी समुद्र तट सूर्य प्रकाश से भरा और गूल उड़ा हुआ, किनारे पर खड़ी एक डोंगी, एक रूप तावरी। यह अब और केवल अब की बात थी कि दर्द आया, आत्मा को भेदते हुए और शरीर को चीरते हुए, उसे कुचलता हुआ और तब तक तोड़ता रहा जब तक कि वह मूंगे पर गिर नहीं गई। उसका चेहरा उसकी बाहों में दब गया, मानो समुद्र ने उसे वहां फेंक दिया हो, जिसकी अनंत गड़गड़ाहट से रात भर भरी रही। रात की हवा उसके बालों को हिला रही थी। ये गांव से बह रही थी, और जैसे ही यह आए, अपने साथ झाड़ियों और पेड़ों से एक अस्पष्ट फुसफुसाहट और कभी कभी कसी की हल्की खुशबू लेकर आई। सुगंध, संगीत की तरह, एक ऐसी आवाज़ है जो एक ऐसी भाषा बोलती है जिसे हम भूल चुके हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाती है जिन्हें हम आधा अधूरा समझते हैं, अब हमें सपनों से सुकून देती है, अब हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। कैसी के फूल लेमुआन से बात कर रहे थे। बहुत देर बाद वह हिली, अपना सिर उठाया और अपनी कोहनी पर झुककर सुनने लगी। उसके पास ही कोरल में एक तालाब था, एक चट्टानी तालाब जो ताजे पानी से भरा था, जैसा कि दक्षिणी समुद्र तट पर था, और जिसका एक हिस्सा उता मातो के घर के पास के गांव में था। खुद को उस ओर खींचते हुए वह अपनी बाहों पर झुक गई और पानी में गहराई से देखने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वह उस दिन पूल में जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसने खुद को पहली बार ताउरी के सामने पाया। कैसी के फूल लेमुआन से बात कर रहे थे, उनकी खुशबू उसके दिमाग का पीछा कर रही थी, जैसे वह पूल के चांदनी क्रिस्टल दिल में एक गोताखोर की तरह डूब रही हो। उनकी आवाज़ें उससे कह रही थीं, ताउरी मरा नहीं है, जब तक वह जीवित है, निराश मत हो, क्योंकि कौन उसकी छवि को तुमसे छीन सकता है, और कौन सी महिला का प्यार तुम्हारे प्यार के बराबर हो सकता है। शांति, लेमुआन, देखो और प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद वह उठी और जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से वापस लौट गई। वह उता माटू के घर की ओर बढ़ी और चटाई पर पड़ी आकृतियों को बिना देखे ही पार कर गई। फिर घर में वह दीवार की ओर मुंह करके लेट गई। जब भोर ने कटाफा को जगाया तो लेमुआन हिली नहीं थी, कोई उसे सोता हुआ समझ सकता था।